बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और मैं आज आपके सामने एक बार फिर से हाज़िर हूँ करंट अफेयर के टॉपिक के साथ। तो बच्चों, ये टॉपिक बनाने का ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन आपके पास एक आर्टिकल आपके पास पब्लिश हुआ। इशरत हुसैन, जो कि आपके पास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के एडवाइज़र हैं ऑन रिफॉर्म्स, तो ये आपके पास द न्यूज़ इंटरनेशनल के अंदर ये आपके पास आर्टिकल पब्लिश हुआ 10 मई, यानी कि एक दिन पहले। आज 11 मई है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये लेक्चर। तो 10 मई को यह आर्टिकल हुआ। तो अगेन, जैसे थोड़ा टाइम पहले ही जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के आपके पास मामले खसूसी थे, स्पेशल असिस्टेंट थे शहबाज अरबाब साहब, उन्होंने एक शो में कह दिया स्पेशल सी एस एग्ज़ाम का, तब पैनिक क्रिएट हुआ। अब अगेन ये दोबारा पैनिक क्रिएट हो गया। तो मैंने अब ये सोचा है कि मैं वंस फॉर ऑल ये तमाम जो कन्फ्यूजन है, या आपके पास जो अनसर्टेनिटी है, ये जो पैनिक है, मैं इस तमाम को एड्रेस कर देता हूँ वंस फॉर ऑल। अब इसका तरीका ये है कि नॉर्मली तौर पे हम आते हैं आपके पास डिफरेंट जगह पे, आपने देखा होगा टीचर्स जो मेंटोर्स होते हैं वो आते हैं, आपको गाइड करते हैं। लेकिन मैंने आप सोचा ये है कि जो भी रिफॉर्म्स आपके पास इशरत हुसैन कर रहे हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एंड CSS रिफॉर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड आपको बता दूं कि बेसिकली है क्या। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खुद CSS एस्पायरेंट हूँ, ठीक है। तो ये जो रिफॉर्म्स उन्होंने रेकमेंड किए हैं, ये यकीन माने बहुत अच्छी रिफॉर्म्स हैं और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। ये रिफॉर्म्स के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं, ना डॉक्टर का, ना इंजीनियर का, ना किसी सोशल साइंस बैकग्राउंड का, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप गौर से सुनिएगा। ये आपके करंट अफेयर के टॉपिक के अंदर मैं इसे शामिल कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपके पास रिफॉर्म से रिलेटेड आपके पास लेक्चर बनता है, ठीक है। क्योंकि इशरत हुसैन ने अपनी किताब के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा जिक्र किया, उन्होंने एक चैप्टर रखा हुआ है सिर्फ सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। तो आपके पास ये कि ये उसमें भी शामिल है और उनके मुख्तलिफ आर्टिकल्स मौजूद हैं। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं आपके पास रिफॉर्म से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आपका टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाए और आपको एक एनालिसिस मिल जाए कि CSS रिफॉर्म्स के अंदर आपके पास क्या इश्यूज़ हैं, क्या ये होने जा रहा है, किस तरह से होने जा रहा है, क्या ये फ़ौरन होने जा रहा है, क्या तमाम की तमाम रिफॉर्म्स फ़ौरन आने जा रही हैं, किसके लिए फ़ायदा है, किसके लिए नुकसान है, क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं सारी इसके अंदर डिस्कस हो जाएंगी और वंस फॉर ऑल ये टॉपिक आपके लिए क्लोज हो जाएगा। आप आज के इसको समझने के बाद आपके अंदर एक क्लैरिटी मौजूद होगी, आप दोबारा कभी पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि ये जितने भी मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया, ये इनमें मेरी एक भी वर्डिंग नहीं है। ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे इशरत हुसैन के जो आपके पास आर्टिकल हैं, जो उन्होंने बातें की हैं, ये वो हैं, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स हैं। तो अगर वो रिफॉर्म्स कमेटी को हेड कर रहे हैं, तो आपके पास जाहिर सी बात है उनके जो अल्फाज होंगे, उनकी जो कही हुई बात होगी, उनमें वेट होगा, ठीक है जी, उनमें वजन होगा। तो इसका मतलब ये बातें बिल्कुल ठीक है। तो इन बातों को सुनने के बाद आज के बाद आप कभी किसी से पूछेंगे नहीं कि क्या होने जा रहा है, मैं डॉक्टर हूँ क्या मैं दे सकता हूँ, क्या मैं इंजीनियर हूँ मैं दे सकता हूँ। तो ये तमाम के तमाम आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो आप समझ लें कि ये जो आर्टिकल है इसके अंदर सिर्फ आपके पास सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसको CSS हम कहते हैं इन शॉर्ट, कि आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं था। ये 10 पॉइंट थे जिनके से रिलेटेड इस एजेंडा था, जिस आर्टिकल का, जिसके अंदर बातें की गई हैं। वो आपके पास क्या है जी? इंडक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस, प्रमोशन, कंपनसेशन, रिटायरमेंट टू, रिटायरमेंट से लेकर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, डेवोल्यूशन, अकाउंटेबिलिटी, सर्विस डिलीवरी, ठीक है। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, रिटायरमेंट और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग को आप इसे आप अलग कर सकते हैं, दो सेपरेट, यानी कि 11 पॉइंट आपके पास हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये 11 पॉइंट थे जो कि इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस हुए हैं, लेकिन पैनिक किससे क्रिएट हो रहा है? CSS की रिफॉर्म्स आ रही हैं, CSS की रिफॉर्म्स आ रही हैं। इस पैनिक ने, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इतने अनसर्टेनिटी के टाइम में, इतने ट्रबलिंग टाइम के अंदर इस तरह किसी एडवाइज़र का सामने आना और आर्टिकल एक पब्लिश कर देना बगैर किसी क्लैरिटी के। ठीक है जी, अगर ये रिफॉर्म्स आपके पास अप्रूव हो गए हैं तो वेयर इज़ द नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन कहाँ है? आप क्यों पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? ठीक है, सेम ऐसे थोड़ा दिन पहले ऐसे ही हुआ। तो एक बात आप याद रखें, जब तक आपके पास कोई चीज़ नोटिफाई नहीं होती, आपने रिएक्ट नहीं करना, अपनी प्रिपरेशन आपने जारी रखनी है, ठीक है। एक बात तो ये बिल्कुल आज से आप क्लियर कर लें कि आपने जब तक कोई ऑफिशियल FPSC बताए या आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए, तो आपके पास आपने उस बात को सच मानना है। इस तरह के आर्टिकल छपते रहेंगे, इस ज़राए ने कह दिया, फलां ने कह दिया, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो इनसे आपने पैनिक क्रिएट नहीं करना। अब यही एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है और हर जगह यही आर्टिकल आपको नज़र आया है, ठीक है। तो ये मैं सारे के सारे क्वेश्चन को आपको आंसर करने लगा हूँ वंस फॉर ऑल।
अब देखें ये आर्टिकल के इसके पॉइंट्स थे 11, ये आपके पास पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके इनको देख लेते हैं। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं क्या, ये किस तरह से की जा रही हैं, कैसे कैसे की जा रही हैं, ठीक है। तो इनको सारा सबको एक साथ देख लेते हैं। देखें सबसे पहले तो आप एक बात याद रखें कि कहानी शुरू कैसे हुई। ये कोई अब की बात नहीं है, ये 2020 से या 19 से ही कहानी शुरू नहीं हुई। एक्चुअल में ये आपके पास स्टार्ट हुई थी 2013। जो एहसन इकबाल आपके पास थे वो प्लानिंग के मिनिस्टर थे, जिसका जो कि आजकल आपके पास असद उमर है। तो उन्होंने ये इनिशिएट की, ठीक है। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाई जाती थी, धरने हो रहे थे आपके पास, प्रोटेस्ट हो रहे थे इमरान खान। तो उसके बाद ये रिफॉर्म्स आती गई, बीच में रुक गई। तो वहाँ पे उस टाइम क्लस्टर बेस एग्जाम का कॉन्सेप्ट सामने आया, ठीक है। जिसके अंदर वो क्या करने लगे थे, सुनने में ये आया था, जो कि ड्राफ्ट आपके पास रफ ड्राफ्ट मौजूद था, वो यही था कि आपके पास अलग कर दिया जाए। यानी कि आपके पास जो IRS आपके पास है, पब्लिक अकाउंट्स आपके पास जो ग्रुप है, इनको इस तरह अलग कर दिया जाए, सेम एज इज फॉरेन सर्विसेज, और आपके पास DMG जिसको आप PS बोलते हैं, ये पुलिस के लिए अलग कर दिया जाए। तो इस तरह ये मुख्तलिफ किस्म की ना कैटेगराइजेशन कर दी जाए, ताकि क्या है स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट जो आपके पास पर्सन, यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है, इस तरह कर दिया जाए। तो ये क्लस्टर बेस्ड एग्जाम की मुझे आज भी याद है वो टाइम जब ये आपके पास बहुत ज़्यादा बात चली। तो ये चलते चलते इतनी आई कि आपके पास एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए तमाम इन बातों की तरदीद कर दी कि अगर डॉक्टर है तो वो PS में नहीं जा सकता, आपके पास इंजीनियर है तो वो पुलिस में नहीं जा सकता। इस तरह की जो कुछ भी आपके पास स्पेकुलेशंस हो रही थी उस टाइम, उन्होंने सबकी तरदीद कर दी। तो एक बात आप याद रखें, कभी भी गवर्नमेंट के एजेंडे में ये शामिल नहीं था कि जो डिग्री स्पेसिफाइड कर दिया जाए, यानी कि डॉक्टर्स DMG में नहीं जा सकता या इंजीनियर आपके पास पुलिस में नहीं जा सकता। ये कभी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी, गवर्नमेंट की अंडर कंसिडरेशन थी ही नहीं। क्योंकि अगर ये होती तो आपके पास ये 2013 से ऑनवर्ड ये आपके पास रिफॉर्म शामिल है, तो तब से ही ऐसा हो जाता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक कैंपेन चली मीडिया के अंदर, क्योंकि आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन गैप था। आपने एक छोटी सी बात कर दी किसी रिपोर्टर को कह के कि हम जी क्लस्टर बेस एग्जाम ला रहे हैं। अब क्लस्टर बेस एग्जाम का मतलब यही हर कोई लेगा जब तक आप उसे क्लैरिटी नहीं देंगे। तो आप देख लें 5 साल उन्होंने गुजारे और आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। सेम एस्टिज हुआ कुछ यूँ कि 2018 के अंदर आपके पास जो इशरत हुसैन थे, उन्होंने अपनी किताब एक पब्लिश की, गवर्निंग द अनगवर्नेबल, और वो किताब इमरान खान ने भी पढ़ी, ठीक है। और वो मुख्तलिफ किस्म के आपके पास जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी पढ़ी। आप नदीम मलिक का एक प्रोग्राम देख सकते हैं जिसके अंदर इशरत हुसैन बताते हैं, वो बेसिकली फेज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि वो 1990 से पहले का पाकिस्तान देखते हैं और 1990 के बाद का पाकिस्तान देखते हैं। उसके अंदर वो बताते हैं कि हमारे पास जो आपके पास वापडा था, उसने किस तरह से बिजली के शोबे के अंदर काम किया, और इस तरीके से किस तरह कैनाल्स बनाए, किस तरह वाटर आपके पास सिस्टम को बेहतर किया, इरिगेशन सिस्टम को बेहतर किया। आपके पास एग्रीकल्चर जो अथॉरिटी थी, उसने एग्रीकल्चर के काम को किस तरह देखा। प्लानिंग कमीशन जो उस वक्त था, जिसका नाम और चेंज था, उन्होंने किस तरह काम किया। तो वो ये बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन किस तरह था। फिर वो उसके अंदर बताते हैं कि नेशनलाइजेशन से क्या इम्पैक्ट हुआ, किस तरीके से आपके पास जो सिविल सर्विसेज आपके पास ब्यूरोक्रेट्स थे, वो जो पहले इंडिपेंडेंटली काम करते थे, जो कि आपका क्रीम आपका टैलेंट जो था वो आपका ब्यूरोक्रेसी के अंदर आता था, ठीक है। आप देखें अयूब एरा का सबसे जो सक्सेस के अंदर जो पॉइंट था वो आपके पास ब्यूरोक्रेसी थी, ठीक है। अयूब ने खुद इतना काम नहीं किया जितनी ब्यूरोक्रेसी ने काम करके दिया, ठीक है। तो एक चीज़ आप ये याद रखें कि उस टाइम ये सारी चीज़ें चलते चलते वो बताते हैं कि 1990 तक क्या था, यानी कि वो कहते हैं कि ज़ियाउल हक के टाइम के अंदर तबाही शुरू हो गई थी, कहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास पिछली खेप इतनी अच्छी थी ब्यूरोक्रेट की, तो वो 1990 तक चलती रही। कहता उसके बाद जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, हर 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, तो लॉयल्टी बजाय स्टेट के होने के लॉयल्टी कहाँ पे हो गई, गवर्नमेंट के पॉइंट से हो गई। तो ये बेसिकली वो 2 फेज़ में डिवाइड करते हैं। और ये बुक इमरान खान ने भी पढ़ी, उन्होंने जिक्र भी किया PM बनने के बाद कि मैंने गवर्निंग द अनगवर्नेबल किताब पढ़ी है, और उस किताब के अंदर रिफॉर्म्स हैं जो कि बहुत अच्छी रिफॉर्म्स हैं, और आप भी पढ़िएगा। उनमें से एक चैप्टर खसूसन ज़रूर पढ़िएगा कि सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स का रिलेटेड है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ना तो आप मलिहा लोधी की जो बुक है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, उसके अंदर आप रिटूलिंग इंस्टीट्यूशंस का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वो भी इशरत हुसैन ने लिखा है। उसके अंदर भी वो मोरलेस इसी तरह की बात करते हैं, लेकिन कंसाइज मैनर के अंदर वो एक चैप्टर है, क्योंकि और वहाँ पे वो पूरा चैप्टर है। अच्छा, तो ये सारा कुछ होता रहा। तो ये आपके पास जो है ना, ये चलते चलते पाइल अप हो, और अगेन उनको फिर क्या हुआ कि उनको इशरत हुसैन को एडवाइज़र बना दिया गया, स्पेशल असिस्टेंट बना दिया गया किनका, रिफॉर्म्स का।
तो उन्होंने ये काम शुरू किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट आइडिया तो ये पहले से मौजूद था ये वाला। तो अब ये आइडिया क्या है, तो अब लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखिए, ये इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपने डॉक्टर इंजीनियर्स को मना कर देना, इसके अंदर और भी बहुत अच्छी अच्छी रिफॉर्म्स हैं और मैं आपको अभी बताता हूँ एक एक करके। तो जी ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर आपके पास ये पॉइंट है, मैंने इनको कलर्स के साथ हाईलाइट कर दिया है। एक जो कलर आपके पास है वो एक आपके पास कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। देखिए जी, सबसे पहला क्या पॉइंट है, द सैलरी रेज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। वो यूँ कहते हैं, आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, वो कहते हैं कि एक खास रेशो के जरिए हम हर साल आपके पास इंक्रीमेंट लगा देते हैं। वो कहते हैं जी ऐसा अब नहीं होने वाला, हम क्या करेंगे, हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, आगे चल के बताता हूँ कैसे होगी। परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, परफॉर्मेंस के जो पॉइंट्स निकलेंगे ना उन बेसिस के ऊपर इंक्रीमेंट लगेगा। जिसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बजाय उसको हम 10 to 15% देने के, हम उसे 20 to 25% देंगे। अभी आपके आगे चल के आपको डिटेल बताता हूँ। उसके बाद कहते हैं प्रेजेंट पेंशन सिस्टम जो आपके पास है ना, इसको चेंज किया जाए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन मैकेनिज्म के अंदर। और वो ये कहते हैं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि 2000, 2010, 2011 के अंदर जब आपके पास वो पेंशन कमीशन के चेयरमैन थे तभी वो ये बात करते थे। उसके बाद वो कहते हैं CSS का जो सिस्टम है ना इज बीइंग ओवरहॉल्ड, इसको आप ओवरहॉलिंग इसकी करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं बताता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सारी बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए। स्पेशलिस्ट और नॉन कैडर्स ऑफिसर आर बीइंग गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड सर्व बेटर। ठीक है जी, जो आपके पास स्पेशलिस्ट हैं और नॉन कैडर ऑफिसर्स हैं उनको क्या जाए, मोर अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो ग्रो करें और अच्छा सर्व कर सकें। आगे चल के आपको डिटेल में बताता हूँ। फिर वो कहते हैं कि मोर पोस्ट इन ग्रेड 17 एंड अबव आर बीइंग क्रिएटेड। अब आगे चल के वो एक फैक्ट्स एंड फिगर देते हैं, कहते हैं 95% जो आपके पास जो जॉब है वो 1 स्केल से लेके 16 स्केल तक है। कहते हैं इसके ऊपर की जॉब सिर्फ 5% है। कहते हैं इनको ठीक करें, इनकी तादाद बढ़ाएं और जो ई गवर्नेंस को लेके आप ये जो निचला जो आपका स्टाफ है ना इसको कट ऑफ करें, यानी कि स्टाफ को आप कम करें। जो निचला जो आपके पास स्टाफ मौजूद है 1 to 16 तक आपका जो स्केल का जो स्टाफ है, ई गवर्नेंस को ला के इसको रिड्यूस करें। ये बहुत ज़्यादा स्टाफ है, क्योंकि जो मतलब यानी कि मेजर जो काम आपके ब्रोक्रेसी कर रही है 17 से ऊपर, वो तो सिर्फ 5% है। तो आपने देखा है कि 95% आपका ये लोअर स्टाफ है। तो वो कहते हैं इसको ई गवर्नेंस लेकर आए, इनके ऊपर काम ना छोड़ें गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए। ठीक है जी, तो अब इसको हम एक एक करके देखते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं कि आपके पास सबसे पहले तो मतलब वो अपने आर्टिकल के स्टार्ट में बताते हैं, वो कहते हैं एक बात याद रखें, जो सिविल सर्विस आपके पास रिफॉर्म्स है ना, इनको आप अलग अलग करके देखेंगे ना तो एक जो चेन है ना, एक वैल्यू चेन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, कहता वो टूट जाएगी। कहता सबसे पहले आपने काम ये करना है, इन तमाम को आपने क्या देखना है, एक एक कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट को नहीं देखना, आपने एज ए पार्ट ऑफ होल इसे देखना है। देखिए जी, सुनो वो क्या कहता है जी, proposed civil service reform is part of an integrated interwoven value chain of human resource policies. Therefore it would be mistake to examine each component as stand alone without realizing its inseparable linkage with other parts of the chain. वो कहता है अगर इनमें से एक पार्ट को भी आप अलग करते हैं ना तो वो आपके पास जो चेन है ना वो चेन टूट जाएगी आपके पास। तो आपने इन तमाम रिफॉर्म्स को कलेक्टिव देखना है, ना कि इसको एक कंपोनेंट के तौर पे देखना है। ओके जी, फिर वो कहते हैं वी आर लुकिंग एट हाउ वी कैन इनहेंस द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन होल गवर्नमेंट। तमाम गवर्नमेंट की वो बात करें, अ वीक लिंक इन द चेन इफ लेफ्ट टू इटसेल्फ वुड नॉट अलाउ द क्वालिटेटिव चेंज टू टेक होल्ड। वो कहते हैं अगर आपने एक भी यहाँ पे वीक लिंक को आपने छोड़ दिया ना तो आपके पास पूरा जो चेंज है ना वो कभी भी होल्ड नहीं कर पाएगा, वो आ ही नहीं पाएगा जो हम वो लाना चाह रहे हैं गवर्नेंस के अंदर। ठीक है, तो यानी कि एक बात तो आप याद रखिए कि ये जो रिफॉर्म्स हैं आपने इसको कलेक्टिव देखना है। ठीक है, अभी आगे चल के वो बताता कैसे। वो यूँ कहता है जी, ये जो सारा जो प्रोसेस है ना, ठीक है ना, ये जो आपके पास वैल्यू चेन है वो कहते हैं ये स्टार्ट होती है रिक्रूटमेंट, इंडक्शन, उसके बाद ट्रेनिंग, आपने इंडक्ट कर लिए, उसके बाद आपने ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बाद आपने कैरियर प्रोग्रेशन को देखना है जो आपने जिनको आपने इंडक्ट किया है, फिर आपने देखना है कैरियर जो प्रोग्रेशन हो रही है उसके तहत आपने प्रमोशन पॉलिसी लेकर आनी है, और उसके बाद आप कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करने किनको, जो कि प्रमोट हो रहे हैं, जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, और आपके पास फाइनली उनका कैरियर खत्म होगा रिटायरमेंट के साथ। वो कहते हैं अब ये पूरी एक वैल्यू चेन है। कहते हैं अब अगर आप इसमें से उठाएंगे आप सिर्फ एक पॉइंट को कि रिक्रूटमेंट या इंडक्शन को, तो कहते हैं पूरी की पूरी चेन टूट जाएगी। तो कहते हैं हमने ईच एंड एवरी पार्ट को इफेक्टिव बनाना है।
ठीक है। इफेक्टिव बनाने का तरीका क्या है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जस्ट सपोज आप ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देते हैं बहुत अच्छी, लेकिन इंडक्शन आपने अच्छी नहीं की, तो फिर आप प्रमोशन पॉलिसी को ख़राब करते हैं तो कैरियर प्रोग्रेशन कैसे होगी। ठीक है जी। और उसके बाद कंपनसेशन और बेनिफिट्स दिए बगैर आप किस तरीके से आप जो अर्ली रिटायरमेंट का इशू है उसको देखेंगे, करप्शन को आप किस तरह से टैकल करेंगे। तो वो कहते हैं ये जो पूरी चेन है ना, काइंडली इस पूरी चेन को आप कलेक्टिव देखें। ओके जी। अब आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ। वो कहते हैं वी मे ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन रिक्रूटमेंट सिस्टम टू attract the best talent, but if they are not compensated well, have no clear path, and lack of transparent performance management system, then it would be difficult to retain the brightest among them or to early retirement non performer। वो कहते हैं जी अगर फ़र्ज़ करें आप रिक्रूटमेंट सिस्टम के अंदर चेंज लेकर आना चाहते हैं, किसको अट्रैक्ट करने के लिए, बेस्ट टैलेंट को, अपने क्रीम को, लेकिन आपने लेकर तो आगे जी आप, अब आपने क्या नहीं किया, उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं की, उनकी आपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं की, कैरियर प्रोग्रेशन नहीं हुई, उनकी प्रमोशन पॉलिसीज़ नहीं लेकर आए, ठीक है, तो उनको कंपनसेशन आपने प्रोवाइड नहीं किया, तो कहता आप मुझे बताएं उस ब्राइटेस्ट टैलेंट को आप कैसे रिटेन करेंगे। जाहिर सी बात है आपने तो वो टैलेंट ज़ाया करना है, होगा क्या, वो अर्ली रिटायरमेंट की तरफ आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये उन्होंने एक बात की, तो उन्होंने कहना ये जाहिर वो कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कि पूरी वैल्यू चेन को आपने देखना है। उसके बाद आपके पास वो ये कहते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की वो बात करते हैं, इसी के अंदर नहीं कि स्टार्ट के अंदर बात करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास जो ACR है, जिसको आप एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहते हैं, जो कि आज का आपके सिस्टम है, जिसको वो आगे चल के रिप्लेस करेंगे KPIs के साथ, आगे चल के बताता हूँ। तो कहते हैं इसको हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, जो अर्ली रिटायरमेंट के आपके जो इशूज़ हैं उनको हम टैकल कर सकेंगे, ठीक है। और जो आपके पास ये जो नॉन परफॉर्मर्स हैं उनको देख सके, जिनकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती और ACR के थ्रू उनका हमें 2-3 साल तक पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो ये आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। अब जी सबसे पहले बच्चों आपके पॉइंट पे आ जाते हैं, जो आप में से मोस्टली जो सुनने के लिए बेताब बैठे हैं जी। देखिए जी, अब वो ये क्या कहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं जी सिविल सर्विसेज एग्जाम आपके पास कंडक्ट होता है, कहते हैं। अब वो एक्सप्लेन किस तरह करते हैं, वो कहते हैं इस डायलेमा को, जो सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, जो लूप होल्स हैं, वो इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। सो राइट नाउ यू मे बी एन इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट, बट बिकॉज ऑफ द कोटा सिस्टम एंड इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब यू आर नॉट allocated a place in DMG or foreign services and you end up in the audit and account services। ठीक हो गया। बेसिकली वो बात करना चाह रहे हैं, अगर आपने बेसिक इंग्लिश लिटरेचर या आपके ग्रेजुएट क्यों ना हो, लेकिन जो कोटा सिस्टम आपके पास है, जाहिर सी बात है कोटा सिस्टम 50% पंजाब का है, बाकी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, तो 50% जो कोटा पंजाब का है, ठीक है। तो वो कहता है कि आप, होता यूँ है कि आपके पास जो डिग्री आपकी जो है ना मौजूद, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर आपकी डिग्री है, बजाय कि आप एलोकेट हों DMG और फॉरेन सर्विसेज के, आप ऑडिट एंड अकाउंट्स के अंदर आपके पास आपकी इंडक्शन हो जाती है, आप रिक्रूट हो जाते हैं। कहते हैं ये आपके पास एक प्रॉब्लम मौजूद है। कहते हैं अब होता क्या है इसे, एज अ रिजल्ट योर डोमेन नॉलेज बिकम एब्सोल्युटली इनकम्पैटिबल विद द जॉब यू आर डूइंग टू डू। अब वो कहते हैं जो जॉब आपको मिली है, यानी कि ऑडिट एंड अकाउंट्स, ठीक है, तो वो आपको जो जॉब मिली है, या फिर आपके पास IRS के अंदर आप देख सकते हैं, या फिर दूसरे रेलवे के ग्रुप, जस्ट सपोज आप इमेजिन कर लें, या मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट का आप इमेजिन कर लें, कोई और ग्रुप इमेजिन कर लें आप, तो अगर आपको ये आपका है तो आपकी जो डोमेन नॉलेज है ना वो तो आपने कर दी पूरी वेस्ट। तो आप किन के आप या तो एक तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, या फिर दूसरी ऑप्शन ये होगी आपके जो क्लर्क्स हैं, आप जूनियर्स हैं ना, आप उनके ऊपर ही रिलाई कर रहे होगे, आपका खुद का डोमेन नॉलेज तो ज़ाया हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका मोटिव है कि आपके पास इसको क्या किया जाता है कि स्पेशलाइज्ड जो आपके पास सिस्टम है ना उसको लेकर आया जाए, ताकि जो डोमेन नॉलेज आपके पास एक इंडिविजुअल का है ये आपके पास जो वो जॉब करे उसके साथ कंपैटिबल हो सके, ठीक है जी। जो कि बहुत अच्छी बात है ना, एक इंग्लिश का टीचर इंग्लिश ही पढ़ाएगा ना। आपने कभी देखा है कि इंग्लिश वाले टीचर को मैथ पढ़ाते हुए या मैथ वाले को इंग्लिश पढ़ाते हुए? तो जब ये आप अब तक ये रूल आपको तंग नहीं कर रहा, तो अब आपको ये क्यों करना चाहिए, ठीक है। और अभी जो आपका जो मेन मसला है उसकी तरफ आता हूँ मैं, कि देखिए जी उसके बाद अब वो क्या कहते हैं कि हमने क्या करना है। अब उन रिजल्ट वो क्या देते हैं, वो नतीजा वो कहते हैं हमने ये करना है, हमने जो मेन एंड वुमेन्स हैं जो कि ब्राइट यंग हैं, जो कि हमारी क्रीम है, उनको हमने ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करनी है जी हमने इनकी हर हाल के अंदर। और कहते हैं वो जी करना क्या है, कहता है हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्लेंडेड अप्रोच इन विच द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट आर ऑप्टिमली यूटिलाइज। आप समझ रहे हैं आप क्या है, जो जनरल बैकग्राउंड के हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं उनका हमने ब्लेंड करना है, एक अप्रोच लेकर आनी है, ठीक है जी, जिसके तहत हम ये काम कर सकें। देयर फॉर द टाइम ऑफ इंडक्शन वी क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर द कैंडिडेट्स टू मैच देयर प्रेफरेंसेस विद सम प्रायर डोमेन नॉलेज।
जो उनका डोमेन नॉलेज, जो प्रायर जो डोमेन नॉलेज होगा उनको उन्होंने इफेक्टिव तौर पे यूटिलाइज करना है। किस तरह करना है वो आपको आगे चल के बताता हूँ। There would be no restriction of any academic qualification to apply and appear at the civil services examination, central services examination, जिसको नाम इन्होंने चेंज कर दिया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। अब आप देख लें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये इशरत हुसैन के हैं, कि कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सोशल साइंस के हैं, आप लिटरेचर के हैं, आप आर्ट्स के हैं, आप कोई भी बैकग्राउंड रखते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी किस्म की। लेकिन होगा क्या, तब्दीली कहाँ पे आएगी, वो यहाँ पे आएगी जी। वो बताते हैं, कहते हैं यू मे बी अ डॉक्टर और इंजीनियर बट इफ़ यू वांट अ कैरियर इन फॉरेन सर्विसेज, तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लॉ पढ़ना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि मैंने आपके पास इंजीनियरिंग की हुई है, मैं फॉरेन सर्विस में फ़र्ज़ करो जाना चाहता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी IR रखा हुआ है, तो मुझे क्या इसमें मसला है। मैंने क्रिमिनोलॉजी रखी हुई है, ठीक है, तो मैं क्रिमिनोलॉजी का इंटरनेशनल लॉ पढ़ लूँगा, तो मुझे क्या मसला है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये मेरे लिए मुनासिब है, कि मेरे लिए अच्छा है कि मैं जब आपके पास सर्विस के अंदर जाऊँगा, क्योंकि मैंने आपके पास वो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं जो कि मेरी पोस्ट से रिलेटेड है, तो मुझे फ़ायदा है। अब आप मुझे बताएं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसके अंदर बच्चों किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में से 40,000 अपीयर हो, इस दफ़ा अप्लाई किया था तो करीबन 20-22 हज़ार का IR होगा, तो आपको IR रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप कहें जी हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, कोई इशू नहीं है, आप फिजिक्स ऑप्ट कर लें, आप IR ऑप्ट कर लें, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिमिनोलॉजी आप ऑप्ट नहीं करते, इन्वायरमेंट, जेंडर, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सारे सब्जेक्ट आपने यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं, इनमें से कोई भी आपने नहीं पढ़ा होता। तो आप ये देखें, इतनी सी प्रोविजन है आपके पास, एक रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर। पुलिस में जाना चाहते हैं, वो कहते हैं क्रिमिनोलॉजी रख लें या सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रख लें आप एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। मैं आपके पास इंजीनियर हूँ, मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ, मैंने ऑलरेडी क्रिमिनोलॉजी रखी हुई है, तो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि मुझे जाके आपके पास STP के अंदर पढ़ना है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं उसे अब पढ़ लूँगा, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मेरा नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा ना। जब मैं सर्विसेज में जाता हूँ तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये आपके पास बच्चों एक इशू है कि आपने डिसाइड करना है आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप ये कहें जी हमें ये नहीं पता कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब तक आपको ये तो पता होगा ना आप कौन सी सर्विस आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है जी। सेम एज इट अगर PS की बात करूं तो उसके अंदर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, गवर्निंग एंड पब्लिक पॉलिसी आपके पास आ जाएगी, पॉलिसी सब्जेक्ट जो कि सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट को चेंज करने का ऑप्शन होगा, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो देखिए इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई जिसकी वजह से कोई पैनिक क्रिएट हो या अनसर्टेनिटी आनी चाहिए। ये सिर्फ होता यूँ है कि ये गैर जिम्मेदारा जो आपके पास एडवाइज़र्स होते हैं, ये इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का मुजाहरा करते हैं। वो कैसे कि इन्हें चाहिए कि जब हर चीज़ फाइनल हो जाए, कैबिनेट से अप्रूव हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग होने के बाद नोटिफाई जब हो जाए, वो फाइनल चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि हर एक वज़ीर उठे और बयान दे दे, हर एक एडवाइज़र उठे और बयान दे दे, तो ये पैनिक क्रिएट करता है। ये रिफॉर्म्स में कोई इशू नहीं है। इस दफ़ा मैंने पहले आपको ऐसे ही बता दी थी सारी चीज़ें, इस दफ़ा मैं आपको डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लें ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट जी, आप मुझे एक बात बताएं, क्या पंजाब के अंदर आपके पास 100 मार्क्स का आपके पास GK का पेपर नहीं होता? सिंध आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहा? बलूचिस्तान का जो PCS होता है उसके अंदर 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव नहीं होता? KP का क्या, आई एम नॉट श्योर, कि मेरे ख्याल में KP का भी होता है। इनका तो आपको पता है ना, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन आपके पास लेता है। पंजाब के अंदर जो GK होता है वो होता है, हज़ारों आप जॉब 1 पेपर की देते हैं, तो आप एक स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स का जो आप MCQ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये वही बात करते हैं, 16,000 के करीब आपके पास बच्चे अप्लाई करते हैं। मोस्टली आपके पास उसके अंदर ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नॉन सीरियस होते हैं। इस दफ़ा तो 2020 में 40,000 हो गए हैं, ठीक है, कि यही पैनिक की वजह से कि रिफॉर्म्स आ रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास MCQs, आपके पास एक पेपर होगा, उसके अंदर मिनिमम क्राइटेरिया क्या है जी। अगर हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को देखें तो उसके अंदर 50% क्राइटेरिया जी, तो आपने 50 नंबर आपने लेने हैं जी। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रख दी जाएगी उसके अंदर से, आप वो लेंगे। अच्छा है, आप लोगों के लिए आसानी है कि ये जो आपके पास जो हम कहते हैं पेपर हिट हो गया है, IR पेपर हिट हो गया है, जेंडर हिट हो गया है, ILAW हिट हो गया है, USA हिट हो गया, ये हिट नहीं होंगे। एक एग्जामिनर ने पेपर चेक करने 5,000, एक ने चेक करने 500, तो ऑब्वियसली क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, ठीक है जी। तो आप अगर कोई टीचर आप में से लेक्चर सुन रहे तो उनको पता होगा कि पेपर चेक करना कितना मुश्किल काम है, आई नो डैट। उसके बाद वही कहते, अब जो आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्या ये जो आपके पास स्क्रीनिंग है कि क्या ये ओपन मेरिट के ऊपर होगा? ओपन मेरिट पर तो पंजाब सीटें ले जाएगा, ऐसे ही है ना? नहीं जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी, मैंने हाईलाइट कर दी है, रिस्पेक्ट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द रीजनल, प्रोविंशियल एंड अदर कोटाज।
कोटाज के बगैर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये कोटा होगा, सूबों का कोटा होगा। जितने भी छोटे सूबे हैं जो आपके पास ऑटोनोमस आपके पास बॉडी हैं, AGK और गिलगित बल्तिस्तान, उनका कोटा मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी वुमेंस का कोटा भी यहाँ पे मौजूद होगा। कोटे के बगैर नहीं हो सकता सिस्टम ये, ठीक है जी। तो एक चीज़ ये कर लें, स्क्रीनिंग आएगी, बलोचिस्तान, सिंध, KPK, गिलगित, AJK, इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, कोटा मौजूद होगा। अब इसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं फ़र्ज़ करें जी 16,000, 20,000, 25,000 अप्लाई करते हैं, 2-1,000 बच्चे क्या होंगे, जो 2,000 अगर बच्चे बच जाते हैं उसमें से, ठीक है, तो वो आपके पास साइकोमेट्रिक टेस्ट के गुजारे जाएंगे, जो कि आपके मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश सिविल सर्विस के आपके पास सिस्टम के ऊपर होगा। उसके बाद आपके पास क्या होगा, कैंडिडेट के जो कंपल्सरी और ऑप्शनल एग्जाम्स होंगे, और उसके बाद क्या होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, उन 2,000 में से कुछ जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट में अगर वो फेल करते हैं तो उसमें फेल हो जाएंगे, और क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, मज़ीद रिफाइंड कैंडिडेट आपके पास सामने आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप बगैर तैयारी के जाके कंपल्सरी ऑप्शनल पेपर दे दें, तो फिर तो आप इसके साथ सीरियस ही नहीं है ना। ये सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी रिफॉर्म्स नहीं है। उसके बाद कहते हैं जी ट्रेनिंग की तरफ आते हैं। वो कहते हैं जी ट्रेनिंग के अंदर मसला ये है कि हमारे यहाँ पे पोस्ट इंडक्शन जो है वो वेरियस स्टेज ऑफ सिविल सर्विस के अंदर कोई ऐसी डिफ्रेंसिएशन नहीं पाई जाती ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। तो ट्रेनिंग का जो ताल्लुक है ना, वो आपके पास जॉब रिक्वायरमेंट है ना, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बेसिकली जो जॉब के अंदर आपको काम करने पड़ते हैं, उस जो ट्रेनिंग करवाई जाती है उनमें आपस में कुछ खास लिंक पाया नहीं जाता। वो मिसाल कैसे देते हैं, वो जी कुछ इस तरह मिसाल देते हैं आपके पास कि वो कहते हैं फेडरल के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ना, वो 29,000 के करीब हैं। 6,000 वो कहते हैं जर्नलिस्ट और जिसको आप कैडर ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, वो हैं। बाकी जो आपके पास 23,000 है वो नॉन कैडर ऑफिसर हैं, जिनमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, एंड देयर अदर अमंग दैम, ठीक है। इसके अलावा और मौजूद, यानी कि 6,000 ये हैं आपके पास, और आपके पास 23,000 नॉन कैडर हैं, ठीक है, ऑफिसर हैं, जिनके अंदर ये शामिल है आपके पास। अब वो इसको बात करते हैं, वो कहते हैं ये प्लान जो है हमने ये अप्रूव करा लिया कैबिनेट से, 18, 19, 20 के जो लोग हैं उनकी पोस्ट इंडक्शन के बाद उनकी स्पेशलिस्ट आपके बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग फॉर ऑल द स्पेशलिस्ट, एंड देन इन द सर्विस ट्रेनिंग एट ग्रेड्स 18, 19 और 20। अब इसमें क्या है, आपके पास ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना, आपकी बेहतर आप हो रही है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिस मकसद के लिए आप इस सर्विस में जा रहे हैं आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सो देयर विल बी एन इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी डिग्री कौन सी है, ठीक है जी। वो कहते हैं अब इसको बैक वो कैसे करते हैं, कहते हैं होता कुछ यूँ है कि मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, और पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि अपने वो नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकें। वो कहते हैं गवर्नमेंट जो है ना मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेंड करती है पैसे, क्या करते हैं, कंसल्टेंट हायर करती है, कंसल्टेंट बाहर से आते हैं, पैसा लेते हैं और चले जाते हैं, और हमारे यहाँ पे ये क्वालिटी भी अवेलेबल नहीं होती कि हम कम से कम जो कंसल्टेंट काम करके गया है उसकी क्वालिटी को चेक कर सकें। क्यों? क्योंकि हमने एक्सप्लोर ही नहीं करवाया अपने जो स्पेशलिस्ट सर्विसेज के अंदर मौजूद हैं। आप देख लेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आपके पास इतने फॉल्ट्स आए हैं, इसी वजह से आए हैं, क्योंकि आपने कंसल्टेंट्स हायर किया, आपने काम करवाया, उसके बाद आपने तो खुद तो चेक ही नहीं कर सकते। ये वो प्रॉब्लम को करते हैं कि स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग मौजूद होनी चाहिए, ट्रेनिंग हो जो आपके पास गाइड कर सके और एक्सपोजर दे सके। इसके बाद वो कहते हैं ACR को KPI से रिप्लेस कर दे। KPI आपके पास यहाँ पे है बच्चों की पॉइंट इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ठीक है जी। ये आपके वो ACR को कहते हैं जी। ACR जो है ना, हमें ना कोई सब्सटेंशियल एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते कि हम जो है ना पोटेंशियल चेक कर सके, परफॉर्मेंस और जॉब का जो कैंडिडेट्स के अंदर पोटेंशियल है उसको चेक कर सकें। तो कहते हैं इससे हमें क्या किया जाएगा, वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड KPI ड्रिवन इवैल्यूएशन की जाएगी, जिसके अंदर विच सबऑर्डिनेट कैन डिस्कस विद और हर सुपीरियर ऑफिसर, बोथ ऑफ देम विल असाइन द KPIs दैट आर टू बी अचीव ड्यूरिंग देयर। आपको टास्क दिया जाएगा, आपने अचीव करना है, परफॉर्म करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी, आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। उन्होंने मार्क्स रख दिए हैं, उन्होंने कहता है बिलो 20% आपके पास जाएंगे, बिलो एवरेज कंसिडर किया जाएगा, 60% है सेटिस्फैक्ट्री, और आपके पास जो ओनली 20% इन द कोहॉर्ट विल बी कैटेगराइज एज आउटस्टैंडिंग। ठीक हो गया जी। तो इसमें कोई ऐसी मेरे ख्याल में प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, बेहतरी है ना, गवर्नेंस बेहतरी करना चाहते हैं, आप भी उसी चीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही जो आपके पास परफॉर्मेंस है वही कहता है यही प्रमोशन का ठीक है जी, परफॉर्मेंस आपके प्रमोशन आपकी डिसाइड करेगा। अब इससे होगा क्या, ताकि जो आपके पास प्लेसमेंट है इन द प्रमोशन लेटर उसको ना बेहतर बनाया जा सके, वो परफॉर्मेंस बेस हो सके।
और वो कहते हैं ये वाली जो आपके पास है ना, ये वाली कैटेगराइजेशन, इससे आपके पास जो अर्ली रिटायरमेंट की जो पॉलिसी है ना, उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, उसके ऊपर भी वो भी इशू आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये आपको बताते हैं कि इफ़ एन ऑफिसर हैज़ नॉट कंसिस्टेंटली परफॉर्म सेटिस्फैक्टरली एंड कीप्स फॉलिंग इन 20% और बिलो, तो उसके बाद जाहिर सी बात है तो क्या किया जाएगा, कमेटी उसको क्या कर देगी, उसकी अर्ली रिटायरमेंट करवा देगी कि जी आपको हर साल टास्क दिया जाता था, 2-3 साल हो गए हैं, आप बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, कमेटी आपको ये इन कंडीशन के ऊपर आपको कह रही है आप रिटायर्ड हो जाएं, आप इस सर्विस के काबिल नहीं है। ठीक है जी। ये अच्छा, इसके चांसेस बहुत कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप एक अच्छे रिकॉर्ड करते हुए आप आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं होता यूँ है कि हम हर जो भी बंदा है उसको 15% इनका इंक्रीमेंट लगा दें। कहते हैं 15% का इंक्रीमेंट क्यों लगा दें, कोई परफॉर्म कर रहा है कोई नहीं कर रहा। वो कहते हैं 20 से 25% का इंक्रीमेंट दो उनको जो आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में आते हैं, वो कहते हैं 10 से 15 उनको दो जो सेटिस्फैक्ट्री में आते हैं, और उनको कोई इंक्रीमेंट ना दो जो कि बिलो एवरेज में है। तो ये तो कोई गलत चीज़ नहीं है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी कैरियर पाथ, वो कहते हैं होता यूँ है, कहते हैं बड़ी अजीब सी बात है, ये वो सारा कुछ लिखा हुआ, आप इसको पढ़िएगा, इसमें मेरे कोई भी अल्फाज नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ये आपको एज इट इज़ बताया था कि आप लोगों के दिलो दिमाग में आज के बाद कोई पैनिक कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। वो कहते हैं कि जी होता यूँ है कि हम देखते हैं कि एक जॉइंट सेक्रेटरी है, वो एक दिन रिलीजियस अफेयर्स के अंदर काम कर रहा है, अगले दिन वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में चला जाता है, अगले दिन वो इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री में चला जाता है। ये आपके पास होता है। कहते हैं आप मुझे बताएं कि वो कैसे परफॉर्म करेगा, उसका तो कोई बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं है। अब एक बंदा जो कि IRS से चलते 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 रिलीजियस अफेयर में चला गया, फिर वो आपके पास इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में चला गया। अब आप देखिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास ये वाकया हुआ है, आपके पास शुगर का और ये व्हीट का, तो ये वाकया हुआ है जो आपके पास जो सेक्रेटरी थे ना आपके खुराक के, वो आपके पास थे सादिक, मुझे नाम भूल रहा हूँ उनका, वो DG खां के कमिश्नर थे आपके पास, मैं अभी नाम मुझे याद आ जाएगा, सादिक उनका नाम है गालिबन शायद ना, मैं अभी आपको नाम ड्यूरिंग लेक्चर ही मुझे नाम याद आ जाएगा। तो उनका आपके पास वो सेक्रेटरी थे आपके पास खुराक, ठीक है ना। अब आपके पास वजीर जो इनके वजारत आपके पास फूड जो आपके पास आती है, फूड एंड सिक्योरिटी, तो उसके वो सेक्रेटरी थे। उसके बाद उनको हटा के लगा दिया कमिश्नर। अब आप देखें कितना तजाद पाया जाता है कि कुछ टाइम, साल 1.5 साल 2 साल, और उससे पहले वो पाकिस्तान हॉर्टी एंड कल्चर जो अथॉरिटी थे, जो पार्ट्स एंड कल्चर है, उसके भी आपके पास उनको चार्ज मिला हुआ था, गालिबन शायद उनके भी वो हेड कर रहे थे। तो आप देखें एक तरफ क्या काम मिला हुआ है, एक तरफ क्या काम है, और फिर फाइनली कमिश्नर है जी वो एडमिनिस्ट्रेशन के मामला देखें, और ग्रुप कौन सा है, PS ग्रुप है। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तजाद पाया जाता है। कहते हैं ये कैरियर पाथ है। कहते हैं अब बताएं उस बंदे का क्या कैरियर पाथ है जो कि 1 साल यहाँ गुजार रहा है, 1 साल यहाँ गुजार रहा है, 1 साल यहाँ गुजार रहा है। ये वो कहता है कैरियर पाथ प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब वो इसको क्या करते हैं, वो कहते हैं टू टैकल दिस इशू वी आर फॉलोइंग द क्लस्टरिंग मॉडल। वो कहता है एट ग्रेड 19 यू मे बी अ मेडिकल डॉक्टर और एन इंजीनियर और एन एग्रीकल्चर रिसर्चर और अ PS ऑफिसर और अ PSP, बट एट दिस स्टेज वी विल ट्राई टू सॉर्ट पीपल आउट इनटू क्लस्टर्स। वो कहता है इस स्टेज के ऊपर आगे 17, 18, 19 पे आगे हम जी क्लस्टर आउट करना शुरू करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ आपकी पोटेंशियल है, कहाँ आप इस मुल्क को बेहतर सर्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कोई ऐसी मेरी ख्याल में परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल एक गवर्नेंस अच्छी करनी है ना, तो उसके लिए गवर्नेंस अच्छी की जा रही है। उसके बाद वो कहते हैं सो सम पीपल विल रिमेन ओनली इन द फाइनेंशियल इकोनॉमिक, ठीक है, कुछ सोशल सेक्टर में चले जाएंगे, कुछ टेक्निकल में चले जाएंगे, कुछ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कैडर में चले जाएंगे। तो जहाँ वो जाएंगे वहीं अपने कैरियर को परसू करेंगे और वहीं परफॉर्म करेंगे, जो उनके लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा। कैसे होगा? अगर फ़र्ज़ करो कोई इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के अंदर एंड तक जाता है अपने 30-32 साल, मतलब यानी कि जब वो रिटायर्ड होता है 60 की एज में, तो उसका एक बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मौजूद होगा इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर। तो क्या वो एडवाइज़र के तौर पे आपको काम नहीं कर सकता? आपको इन फ्यूचर आपको इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आपको हेल्प आउट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अब ऐसे अगर होगा कि 2 साल वहाँ, 3 साल वहाँ, 4 साल वहाँ, और आपने तो देखा होगा कि PMS में के अंदर डेपुटेशन के ऊपर आप किसी भी एक डिपार्टमेंट जाते हैं, कभी आप एंटी करप्शन, कभी एक्साइज के अंदर आपकी थोड़ी सिफारिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी थोड़ी सलाम दो होनी चाहिए, आप डेपुटेशन पे कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह तो कैरियर पाथ कोई नहीं है। एट द एंड आप क्या एक फ्रस्ट्रेटेड आप एक एम्प्लॉय हैं जो कि कभी कहाँ जाने कभी कहाँ जाने, एट द एंड जब आप रिटायर्ड होंगे आपको ये नहीं पता होगा कि मेरा कैरियर पाथ क्या था। उसके बाद कहते हैं जी कंपनसेशन और बेनिफिट्स। वो कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि स्केल पे, जो पे स्केल है आपके पास, नेशनल जो पे स्केल है, कहता है वो बड़ा अजीब व गरीब सा है। कहता है उसके अंदर वो बताता ये है कि 6,40,000 के करीब आपके पास जो करंटली फेडरल वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें 95% 1 to 16 ग्रेड के हैं,
और बाकी 17 to 22 हैं। वो कहता है ऊपर वाली इशू को ख़त्म करने के लिए जी ई गवर्नेंस लेके आ जाए। कहता है हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नायब कासिद, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, असिस्टेंट आपके पास भर्ती किए गए हैं जिनका जो पे स्केल है वो नेशनल पे स्केल की वजह से ज़्यादा है बनिस्बत जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो क्लर्क वगैरह लोग काम करते हैं उनका आपके पास जो इंसेंटिव्स है, जो पे है, वो इन वाले जो गवर्नमेंट क्लर्क हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। अब आपके पास और फिर डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ हैं, जैसे जुडिशरी के अंदर आपके पास क्लर्क की जो स्टेनोग्राफ है उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है बनिस्बत दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। इस तरह नायब कासिद है, ठीक है। तो ये आपके पास कहते हैं ये पे स्केल का कहता है ये मसला है, इसको हल करना है। कहते हैं क्यों? क्योंकि मैंने कंपनसेशन और बेनिफिट्स देखने कहाँ कहाँ हम किस किस को प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एग्जांपल क्या देता है, कहते हैं एक प्राइवेट सेक्टरी है, ठीक है, वो उसकी न्यूरो सर्जन के मुकाबले में के करीब उसकी पे है, दोनों जो है वो आपके पास 19 ग्रेड के ऊपर मौजूद है, ठीक हो गया। जो कहते हैं इसको हमने ठीक करना है। कैसे ठीक करना है? ई गवर्नेंस लेके जाएं, जो निचला जो स्टाफ है उसको ख़त्म करें, वो बर्डन है, ठीक है। ई गवर्नेंस लेकर आए ताकि गवर्नेंस भी अच्छी हो और आपके पास क्या हो, ईज आउट कर सकें हम, ठीक है जी, जो आपके पास सपोर्टिंग स्टाफ है। कंक्लूजन के अंदर जी वो क्या कहते हैं, वो यूँ कहते हैं कंक्लूजन के अंदर, असल वो बात करते हैं कंक्लूजन के अंदर बात कर देते हैं और इस मुल्क का डायलेमा में भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो रिफॉर्म्स है ना, इनको लगेगा टाइम जी, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकती। वो टेक अ लॉन्ग टाइम टू रीच द कल्मिनेशन पॉइंट एंड वुड पोज अ लॉट ऑफ चैलेंज ऑन द वे। वो कहता है बहुत चैलेंज सामने है जी। मैं आपको एक चैलेंज इसका आगे आपको प्रॉब्लम्स में कुछ बताता हूँ। There would be resistance from those who are benefiting from the status quo and their entitlements and the perks without much effort, ठीक है जी। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ये उन्होंने हकीकत लिखी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो स्टेटस को से जो फ़ायदा उठा रहे हैं ना, वो इसके रुकावट है इसके अंदर, और ये उन्होंने आज का फिनोमेना जो उनको पेश आ रहा है वो लिखा है। देयर वुड बी लूजर्स हु वुड नॉट बी प्रोमोटेड नॉट नॉर गिवन एनुअल इंक्रीमेंट एंड दोज हु वुड बी गिवन अर्ली रिटायरमेंट। कहते हैं ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको प्रमोशन नहीं मिलेगी, जिनको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, जिनको अर्ली रिटायरमेंट कहा जाएगा। तो कहते हैं ये पॉलिटिशियन को अप्रोच करेंगे, मीडिया को अप्रोच करेंगे, वायलेशन करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, कोर्ट्स के अंदर जाएंगे। कहता है ये सारे करेंगे और कहता है ये हमें पता है। देयर वुड बी डिलेज, सेटबैक एंड टेम्परेरी रिवर्सल। तो कहते हैं कि ऐसा होगा, डिले होगा, सेटबैक्स आएंगे, टेम्परेरी तौर पे हमें पीछे हटना पड़ जाएगा। कहता है हमने एक मुश्किल रास्ता चुना है, वी वुड ट्रैवल नॉट ऑन अ लीनियर स्ट्रेट पाथ फ्री ऑफ पेबल्स, ठीक है। हमने कोई सीधा रास्ता नहीं किया जिसके अंदर कोई रुकावट ना, स्टोन्स और द बॉर्डर्स, बट zigzag, unknown allies, ठीक है। एंड therefore the expectation for quick successful result should be tempered with a sense of realism। वो कहते हैं जी हमने zigzag, एक तीखा रास्ता, एक बलखाता हुआ रास्ता हमने चूज़ किया, सीधा सीधा रास्ता नहीं है। डिलेज आएंगे, टेम्पररी रिवर्सल्स होंगे, बैड सेटबैक्स होंगे, लेकिन आपके पास इवेंचुअली यही सही रास्ता है। वो ये बात करते हैं। अब जी आ जाते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। देखें ये बहुत अच्छी रिफॉर्म्स है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बात करते हैं कि केपी के और जो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट जो पब्लिक आपके पास लोकल गवर्नमेंट बिल जो पास हो चुका है, जिसको कि अगर कोरोना वायरस ना होते तो पंजाब में इंतखाबात हो जाते, तो आपके पास ये उसको निशानदेही कर रहे हैं कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, एक बात। दूसरा, आपको पता है कि एक सीएसपी को तैयार करने के लिए बहुत पैसा लगता है। जिस तरह का ये सिस्टम बता रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज चाहिए, जो कि अभी तक तो पाकिस्तान के पास नहीं है। ये बहुत अच्छी रिफॉर्म्स हैं, ये होनी चाहिए, लेकिन जो इनके लिए जो सेटअप आप चाह रहे हैं ना, करना चाह रहे हैं, वो आपके पास इस टाइम मौजूद नहीं है, पैसा आपके पास मौजूद नहीं है। आप शदीद इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ के अंदर शिकार हैं। जब से कोरोना वायरस आया तो मज़ीद आपकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये जो 2020 का साल था, जो कि ग्रोथ का साल होने वाला था, अब ये ग्रोथ का साल नहीं होगा। ये मज़ीद इन्फ्लेशन आएगी, मज़ीद महंगाई होगी, ठीक है। तो हर चीज़ आपको दोबारा वैसे ही नज़र आएगी, 2019 से ऊपर ही जा सकती है अगर आपको मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अच्छा जी, उसके बाद इकोनॉमिक इशू होगा। सबसे बड़ा जो इशू है ना इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कराने का, वो खुद ब्यूरोक्रेसी है। ये एक बहुत हार्श रियलिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक बात समझा देता हूँ, मेरे ख्याल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये बात समझते हुए। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर एक डॉक्टर या एक इंजीनियर वो आईआरएस ग्रुप में जाता है, या फिर वो कस्टम ग्रुप के अंदर जाता है, या पब्लिक अकाउंट्स ग्रुप में जाता है, ऑडिट एंड अकाउंट्स में, ठीक है जी। एक इंजीनियर या डॉक्टर वहाँ पे चला जाता है, तो उसको तो अलिफ बे का भी नहीं पता इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर वर्किंग का। एक तो वर्किंग का नहीं पता, वो तो चलो वक्त के साथ साथ कोई भी सीख जाता है। जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनका उनमें से किसी को भी नहीं पता होगा।
तो वो किस चीज़ के ऊपर रिलाय करेंगे, अपने सीनियर्स के ऊपर रिलाय करेंगे। और यह मकबूल जान की रिपोर्ट है, वो कहते हैं अपने एक आर्टिकल के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर जो हायर ब्यूरोक्रेसी है वो जूनियर अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, उनको स्पेस नहीं देती, उनको काम करने नहीं देती, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देती, वो ग्रो करने का, एक्सप्लोर करने का मौका नहीं देती। और आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। आपके सीनियर्स जूनियर्स को आगे आने नहीं देते। तो अगर इमेजिन करें कि स्पेशलाइज सिस्टम आता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है जी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक इकोनॉमिस्ट, आपके पास एक ACCA बैकग्राउंड का, एक आपका अकाउंट का, एक MBA मार्केट फाइनेंस का आपके पास बंदा, जब वो IRS के अंदर, कस्टम के अंदर या पब्लिक ऑडिट एंड अकाउंट्स में जाएगा, तो क्या वो डिप्टी कमिश्नर से छोटी छोटी चीज़ों के लिए पूछेगा? क्या वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कमिश्नर के पास जाएगा? नहीं, उसको खुद इतनी नॉलेज होगी। तो जो रिलायंस है सीनियर्स की जूनियर पे वो कम हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी पावर कभी भी नहीं देना चाहती। हम पावर हंग्री लोग हैं, हम पावर एक दूसरे को नहीं देना चाहते, हम किसी को आगे आते हुए नहीं देख सकते। ये हमारा मॉरल डिग्रेडेशन है, हमारी एक मॉरल करप्शन है हमारे अंदर, जो हर एक के अंदर इंक्लूडिंग मी सब के अंदर मौजूद है ये चीज़। तो हम पावर नहीं देना चाहते। अगर हम पावर डेवोल्यूशन की जो बात करता है इशरत हुसैन, वो यही बात करता है कि अगर आपके पास डेवोल्यूशन हो जाए, पावर नीचे तक चली जाए आपके पास, तो आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इवन के पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा सोशल इशूज़ ख़त्म हो जाएंगे। जो ये आपके पास औरतों और मर्दों का जो मसला है, ये क्या है? सिर्फ पावर का मसला है। मर्द अपनी पावर देना नहीं चाहते। ठीक है, तो पाकिस्तान में एट दी एंड सारा जो मसला है वो आपके पास पावर का मसला है। तो ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी रुकावट है इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट होने में। आप देखेंगे कि ये जो सारा जिक्र किया है इस जगह पे कि दो देयर वुड बी रेजिस्टेंस फ्रॉम दोज हु आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द स्टेटस को, नीचे वो बात करता है देयर वुड बी लूजर्स हु वुड नॉट बी प्रोमोटेड नॉर गिवन एनुअल इंक्रीमेंट एंड दोज हु वुड बी गिवन अर्ली रिटायरमेंट। तो वो कहाँ जाएंगे? पॉलिटिशियन मीडिया को टकराएंगे। तो ये बेसिकली ब्यूरोक्रेसी की वो बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी ही इसके अंदर रुकावट है, वरना अब तक ये रिफॉर्म्स इतना कोई मसला नहीं था। ये 2013 से ड्राफ्ट चलता आ रहा है। आप कर दें इनको, एक थोड़ी थोड़ी करके आप इनको स्टार्ट कर दें, लेकिन नहीं हो पा रही क्योंकि ब्यूरोक्रेसी खुद नहीं करने देना चाह रही। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसके अंदर कोई प्रॉब्लम मौजूद है, किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी आपकी डिग्री है, यू आर गुड टू गो। आप तैयारी करें, इस सब चीज़ों को छोड़ दें, किसी किस्म का ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर इंजीनियर्स बिल्कुल परेशान ना हो, आई माई सेल्फ इज़ इंजीनियर, किसी किस्म को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर आपके पास जो डिग्री होल्डर है वो इक्वली एप्लीकेबल है CSS के एग्ज़ाम देने में, चाहे वो 2021 का दे, 22 का दे, 23 का दे, जो मर्जी एग्ज़ाम वो जिस मर्जी एग्ज़ाम के ईयर के अंदर वो अपीयर होना चाहे। तो मैं नहीं समझता कि इस इतनी डिटेल्ड डिस्कशन के बाद, आज के बाद आपको कोई एम्बिग्विटी, कोई कन्फ्यूजन, कोई पैनिक होगा। लेकिन अगर कोई आपको पैनिक है तो ट्रैक टू सक्सेस का प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप कमेंट करें, पेज के ऊपर कमेंट करें, लिंक में दे देता हूँ। इससे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म से रिलेटेड आपने कुछ 5-6 आर्टिकल्स आपको दूंगा, आपने वो लाजमी पढ़ने हैं। हो सके तो गवर्निंग द अनगवर्नेबल का चैप्टर आपने सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का पढ़ना है। अगर वो ना पढ़ सकें तो मलिहा लोधी की किताब है रिटूलिंग इंस्टीट्यूशंस का चैप्टर, वहाँ से पढ़ लें। वो 7-8-9 पेजेस का है, वो पढ़ लें। 1.5 घंटे के अंदर आप उसे पढ़ लेंगे तो आपको ये और मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे। जिस तरह की पैनिक क्रिएट किया गया है, कल से इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये मुझे मजबूरन करंट अफेयर के ऊपर पूरा टॉपिक बनाना पड़ गया। इसमें कोई भी मेरा डाटा नहीं है, सारा का सारा जो इशरत हुसैन की बातें हैं वो की गई हैं। आर्टिकल का नाम, डेट लिख दी है, कुछ मज़ीद आर्टिकल्स है वहाँ पे भी मोरलेस यही डाटा मौजूद है। तो आप कहीं से भी देख लें, आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी की बातों में ना आए, अपनी तैयारी करें, इंशाल्लाह अल्लाह आप सबके लिए बहुत बेहतर करेगा। तो बच्चों, चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।